हेलो नमस्कार दोस्तों, कमल क्लास में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज वर्ग 10वां के बायोलॉजी के परिवहन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। परिवहन की परिभाषा। समस्त उपयोगी पदार्थों को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा अनुपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकाल दिए जाए पदार्थों का परिवहन कहलाता है। परिवहन तंत्र। जीवों के शरीर में पदार्थों के परिवहन या स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। पदार्थों के परिवहन की व्यवस्था सभी जीवों में रहती है। विसरण की क्रिया द्वारा एक कोशीय पौधों में पदार्थों का परिवहन होता है। विसरण क्रिया द्वारा एक कोशीय पौधों में परिवहन का होता है। संवहन ऊतक। जटिल बहुकोशीय पौधों में जल एवं खाद्य पदार्थों के परिवहन हेतु विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। जैसे जाइलम। जाइलम संवहन ऊतक कहलाते हैं। जाइलम की वाहिनियाँ लंबी नलिका की तथा बेलनाकार होती है। जाइलम ऊतक द्वारा जल एवं खनिज लवण का परिवहन जड़ से पत्ती तक होता है। इसकी जाइलम ऊतक मिरित होती है। कोशिका क्या होती है? मिरित होती है। जाइलम में जल एवं खनिज लवण का संचलन ऊपर की ओर एक दिशीय होता है। फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम भी संवहन ऊतक है। बंडल का दूसरा जटिल ऊतक होता है। इसे संवहन ऊतक भी बोल सकते हैं। ये भोजन का संवहन ऊतक होता है। इसमें चलनी नलिका पाई जाती है। फ्लोएम में क्या होती है? चलनी नलिका पाई जाती है। फ्लोएम इसकी जीवित होती है। फ्लोएम क्या होती है? जीवित कोशिका। फल जैसे खाते हैं। फल पौधा से प्राप्त होता है। जल प्रकृति से होता है, इसलिए निर्जीव होता है। यह खाद्य पदार्थों का परिवहन पत्तियों से पौधों के सभी अंगों में करता है। फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों ओर द्विदिशीय होता है। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है। पौधों में पदार्थों के परिवहन की मुख्य दो क्रिया होती है। पहला स्थानांतरण, दूसरा बाष्पोत्सर्जन। स्थानांतरण पौधों के एक भाग से दूसरे भाग में खाद्य पदार्थों के जलीय घोल के आने जाने को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहते हैं। बाष्पोत्सर्जन पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों के द्वारा वाष्प के रूप में निकालने की क्रिया को बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पदार्थों के परिवहन में बाष्पोत्सर्जन और मूल दाब मुख्य भूमिका निभाते हैं। बाष्पोत्सर्जन और मूल दाब दोनों के फलस्वरूप एक सतत जल स्तंभ का निर्माण होता है जो पत्तियों से जड़ तक बना रहता है। पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण सदा अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। जंतुओं में परिवहन। उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। रक्त परिवहन तंत्र। रुधिर या रक्त ब्लड हृदय तथा रुधिर रक्त वाहिनी मिलकर रुधिर रक्त परिवहन तंत्र परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। उस श्रेणी के जंतुओं के अलावे लसिका तंत्र भी पाया जाता है। रक्त के बारे में। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है रक्त। रक्त का pH मान 7.4 होता है। रक्त गाढ़ा और क्षारीय होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। औसतन एक वयस्क मनुष्य में 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। किसी व्यक्ति के वजन का 7% के बराबर उसके शरीर में रक्त होता है। समान वायु और वजन वाले स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले 500 मिलीग्राम यानी कि आधा लीटर रक्त कम होता है। स्त्री में रक्त कम होता है। रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
हीमोग्लोबिन में लौह, लोहा धातु पाई जाती है। विटामिन के, रक्त बिंबाणु और प्रोटीन फाइब्रोनोजिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहन हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन O2 से मिलकर हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। रक्त किस से मिलकर बना होता है? रक्त दो प्रमुख घटक से बने होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा, ठोस भाग RBC, WC और प्लेटलेट्स 2 भागों से बने होते हैं। तरल भाग प्लाज्मा, यह हल्के पीले रंग चिपचिपा द्रव है जो आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब 55% होता है। प्लाज्मा में करीब 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% अकार्बनिक लवण, 0.18% ग्लूकोज, 0.5% बचा शेष अन्य कार्बनिक पदार्थ होते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित प्रोटीन और प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, जिनमें प्रमुख फाइब्रिनोजिन और प्रोनोविन या हेपरिन ये रक्त को थक्का बनाने में सहायक होते हैं। रक्त जमने की क्रिया में फाइब्रिनोजिन प्लाज्मा से अलग हो जाता है, तब प्लाज्मा का शेष भाग सीरम कहलाता है। फाइब्रिनोजन रहित प्लाज्मा सीरम कहलाता है। ठोस भाग रक्त कोशिका, आयतन के हिसाब से रक्त कोशिका कुल रक्त के करीब 45% होता है। लाल रक्त कण RBC, इसमें एक विशेष प्रकार के प्रोटीन वर्णक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। इसकी संख्या हमारे रक्त में 5,50,00,000 होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन के एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4 अणुओं के संयोजन की होती है। लाल रक्त कण इसी के विलक्षण गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहन भी कहते हैं। लाल रक्त कण कोशिका शरीर में शोषण गैसों का परिवहन करती है। हीमोग्लोबिन शोषण के लिए ऑक्सीजन का संयोजन एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। इसी रूप में रक्त परिवहन के द्वारा यह पूरे शरीर का संपूर्ण भाग में पहुंचता है। शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का वियोजन कर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन हो जाता है। यह ऑक्सीजन के विसरण द्वारा कोशिकाओं में पहुंचकर कोशिकीय शोषण में भाग लेता है। इसके उपरांत बना कार्बन डाइऑक्साइड और फिर हीमोग्लोबिन से संयोग कर एक अस्थायी यौगिक कार्बोहीमोग्लोबिन बनाता है, जो रक्त संचरण के द्वारा फेफड़ों में पहुंचता है। यहाँ कार्बोक्सिक हीमोग्लोबिन वियोजित होकर पुनः कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन बनाता है। फेफड़ों के द्वारा इस कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और मनुष्य तथा मेमेलिया वर्ग के अन्य जंतुओं में लाल रक्त कण की न्यूक्लियस नहीं होती है। यानी लाल रक्त कण में न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाया जाता है। सफ़ेद रक्त कण या नियमित आकार के न्यूक्लियस युक्त कोशिका होती है। इसमें न्यूक्लियस होती है। इसमें हीमोग्लोबिन जैसे वर्णक नहीं होते हैं, जिसके कारण ये रंगहीन होते हैं। इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं की अपेक्षा अत्यंत कम होती है। सफ़ेद रक्त कण के जीवन काल 12 से 20 दिन के बीच होता है। हमारे रक्त में RBC WC का अनुपात 6:1 होता है। रक्त में सफ़ेद रक्त कोशिकाओं की लाल रक्त अत्यंत कम होती है। रक्त पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स, बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये रक्त के थक्का बनाने, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में सहायक होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। खुला परिसंचरण, ब्लड में बहने में खास नसें यानी परिवहन नहीं होती है। ऐसे ब्लड को पूरे शरीर में बहता है और बिना किसी नस के तिलचट्टा, कीट आदि में होते हैं। जिस जीव में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, उसमें काटने पर ब्लड तेजी से नहीं बहता है।
बंद परिसंचरण तंत्र में ब्लड बहने के लिए एक निश्चित रास्ता यानी नसें होती है। जैसे मनुष्य, अन्य जंतु के बंद संचरण तंत्र होते हैं। जिन जीवों में बंद संचरण तंत्र होते हैं उन्हें काटने पर ब्लड तेजी से बहता है। मिश्रित संचरण तंत्र, कुछ ऐसे जीव जिसमें खुला और बंद दोनों प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। मिश्रित परिसंचरण तंत्र का लक्ष्य, जैसे मछली के शरीर वाले भाग में खुला और पूंछ वाले भाग में बंद संचरण तंत्र होते हैं। रक्त वाहिनी, जंतुओं में दो प्रकार की रक्त वाहिनी होती है, पहला धमनी और दूसरा सिरा। पहला धमनी और दूसरा सिरा। धमनी, यह हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। धमनी जो होता है हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है, यानी धमनी में शुद्ध रक्त होता है। इसमें रक्त का दाब 120 नैनो nmHg होता है। यह शरीर में अधिक गहराई में पाया जाता है। यह सामान्यतः मोटा और लाल रंग का होता है। धमनी जितना रंग, यह शुद्ध ऑक्सीजन रक्त परिवहन करता है। धमनी में शुद्ध रक्त होता है। अपवाद, फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को परिवहन करता है। फुफ्फुस धमनी कहेगा तो अशुद्ध। धमनी में भी महाधमनी, धमनी, छोटी धमनी होती है। सिरा, यह पूरे शरीर से ऑक्सीजन अशुद्ध बिना ऑक्सीजन रक्त हृदय तक पहुंचाता है। इसमें रक्त दाब 80 mmHg होता है। यह रक्त के नीचे कम गहराई में पाया जाता है। यह पतला एवं नीले रंग का होता है। सिरा, अपवाद, फुफ्फुस सिरा शुद्ध रक्त परिवहन करता है। सिरा में भी महासिरा, सिरा और छोटी सिरा होती है।